चलो तो शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट सेमीकंडक्टर्स। अब बेसिकली ये सेमीकंडक्टर जो है उसके बारे में हमें आगे टॉपिक में पढ़ना है, तो उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले हम यहाँ पे फिजिक्स की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड इस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो भी डिवाइसेस बनाए जाएंगे वो बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं वहां पे सेमीकंडक्टर्स का। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ electrons and their behavior। मतलब देखो कि जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक सेक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, मैग्नेटिज्म है, ईएमआई, एसी है, ईएमडब्ल्यू है, तो इन सारे टॉपिक्स में जो है हमने इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कैसे करना है एंड फ्लो होते टाइम वो कैसे बिहेव करता है उससे रिलेटेड डिस्कशन किया था। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है एक एडिशनल पार्ट ऐड होता है कि उसका फ्लो, उसके साथ साथ वहां पे जो कंट्रोल होगा इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर का, उसको अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसको पढ़ाने के लिए, सॉरी, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस बनाते हैं जिनको बोला जाता है एज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मतलब क्या होगा? ऐसे डिवाइसेस जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, देन इलेक्ट्रॉन की मोशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, देन इलेक्ट्रॉन को जो है पर्टिकुलर केस में सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर स्विच कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एक्शन परफॉर्म करने वाले जो भी डिवाइसेस होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को इतने सारे मतलब उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए ये सारे फिनोमिनन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बोला जाता है एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज करते हैं, अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहाँ पे है? जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करने वाला लेकिन एक प्रोग्राम डिवाइस दिखाई देता है, जैसे कि स्विच बोर्ड है, उसमें फैन का स्विच ऑन किया और फैन रोटेट होने लगा, वहां पे कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है। लेकिन जो हमारा मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सारे जो है टेलीकम्युनिकेशन में हम यूज करते हैं। तो ये सारे जो डिवाइसेस है जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, तो ये सारे डिवाइसेस जो है उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एंड हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो बनाया जाता है फ्रॉम सेमी कंडक्टर्स। सबसे पहले जो है इस तरह के डिवाइसेस वर्क करते थे बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स, लेकिन इसी वैक्यूम ट्यूब्स को हमने रिप्लेस करके जो है सब तरफ अब सेमी कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किया है। अब ये सेमीकंडक्टर इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए? एडवांटेजेस ऑफ सेमीकंडक्टर, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये स्मॉल इन साइज होते हैं। जैसे कि हम मोबाइल मोबाइल जैसे डिवाइस बना सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा कंप्यूटर का फंक्शनिंग वहां पे इनबिल्ट होता है, और ये डिवाइस अगर देखेंगे तो उसकी साइज स्मॉल है, और वो पॉसिबल है बिकॉज वहां पे जो सेमीकंडक्टर इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एकदम स्मॉल होते हैं। उसके बाद में कंज्यूम्स लेस पावर, बैटरी के ऊपर ये वर्क कर पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब एकदम पावर कंजम्पशन वहां पे होता है। एंड इनकी जो लाइफ होती है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसलिए लॉन्ग लाइफ होती है। ठीक है, बहुत दिनों तक इनको कुछ भी नहीं होता है। एंड उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इनको बनाने के एंड यूज करने की जो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ वैक्यूम ट्यूब डिवाइस एकदम लेस है, मिनिमम है, इसलिए हम हर तरफ जो है सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं। ठीक है, तो अब सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करने से पहले बेसिकली हम जो है सॉल्यूट्स को या फिर मटेरियल्स को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, और उसमें सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स। अब कंडक्टर्स मतलब क्या है? वी नो दैट कि जो मटेरियल विच अलाउज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स सरफेस, इसको कंडक्टर बोला जाता है। एंड इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 2 टू 10 टू द पावर 8 सीमेंस पर मीटर। या फिर यहाँ पे रेजिस्टिविटी अगर देखेंगे तो वो लीस्ट होती है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर -2 टू 10 टू द पावर -8 ओहम मीटर। तो इस तरह के डिवाइस को
बोला जाता है एज ए कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, ये सारे क्या है, आयरन कंडक्टर के एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमें लगता है नेक्स्ट टाइप के मटेरियल का इंट्रोडक्शन, दैट इज इंसुलेटर्स। अभी इंसुलेटर में कंडीशन क्या होती है कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो सबसे कम होती है, लीस्ट होती है, दैट इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power -11 to 10 to the power -19 सीमेंस पर मीटर। वहीं पे इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाईएस्ट होती है 10 to the power 11 to 10 to the power 19 ओहम मीटर। ठीक है, सिग्मा इक्वल्स टू 1/ρ, ये रिलेशन होता है, इसलिए मैं दोनों नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेकिन इस टॉपिक में हम जो न्यू टाइप के मटेरियल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज सेमी कंडक्टर्स। तो ये जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, इनकी कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी बोलो, ये लाई करती है इन बिटवीन दैट ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इनके इन बिटवीन जो है यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है इस टाइप के मटेरियल की, दैट इज सेमी कंडक्टर्स की। जो हम देखेंगे अगर रेंज, तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की केस में, वो होती है इन द रेंज ऑफ 10 to the power 5 to 10 raised to power -6। ठीक है, मटेरियल टू मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू डोपिंग भी ये पार्ट वहां पे चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिक हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में मटेरियल्स को डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी। जो सेमीकंडक्टर अपन इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, उसको बेसिकली हम कंसिडर करते हैं एज ए एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जो एलिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स जैसे कि सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है। ठीक है, आपने सिलिकॉन वैली सुना होगा, यूएस की एक फेमस सिटी है, जिसमें पूरा वर्ल्ड का जो आईटी हब है वहां पे मतलब कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां से कंट्रोल होता है। और उसको सिलिकॉन वैली इसलिए बोला गया क्योंकि कंप्यूटर्स यानी आईटी इंडस्ट्री में जो भी वर्क चलता है वो बेस्ड ऑन दिस सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, जो कि बनाए जाते हैं फ्रॉम सिलिकॉन्स। ठीक है, तो इनको छोड़ के कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक आएंगे, ऑर्गेनिक आएंगे, देन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आएंगे, लेकिन उनके इतने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होते नहीं है। ठीक है, फिर भी वहां पे इनऑर्गेनिक अगर बोलेंगे तो जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, देन ऑर्गेनिक बोलेंगे तो जैसे एंथ्रेसिन है, ऑर्गेनिक अगर बोलेंगे तो जैसे पॉलीपायरोल है। ठीक है, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो नोट्स में उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी है, उसको बस एक बार अगर ऑप्शन में आ गया ये सेमीकंडक्टर है या नहीं है, तो वर्ड हमारे मतलब पहचान का होना चाहिए, इसलिए उसको देखो, उसको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अनदर नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब ये जो बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं स्टार्ट में, इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस तो आते नहीं है, लेकिन फिर भी सेमीकंडक्टर एंड उसकी वर्किंग समझने के लिए ये सारी बातें हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट रिलेटेड टू केमिस्ट्री है, इसलिए बहुत सारी कंसेप्ट आपको पहले से भी क्लियर होगी, तो इन शॉर्ट जो है अपन उसको बस यहाँ पे इंट्रो कर देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमें मालूम है कि अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल, जो भी इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ऑर्बिट्स होते हैं वो उनके एनर्जी के अकॉर्डिंग डिफाइन होते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि एन आइसोलेटेड एटम हैज वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर आइसोलेटेड एटम, अगर एक एटम को अगर बाजू में निकालेंगे और उसके बारे में अगर डिस्कस करेंगे, तो वहां पे हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है वो मतलब वेल डिफाइन होती है, कि अपन बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी कितनी है, सेकंड ऑर्बिट में तो कितनी है, थर्ड ऑर्बिट में कितनी है, वो सारा पार्ट अपन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग बोर्स थ्योरी। लेकिन होता क्या है देखो, जब इंटर में एटॉमिक इंटरेक्शन होती है एंड सब एटम कंबाइन होके वहां पे एक क्रिस्टल बनता है, तो वो क्रिस्टल की केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन वहां पे एक्ट होने से वहां पे क्या होता है, उनकी जो एनर्जी लेवल आइसोलेटेड एटम की केस में थी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड इसलिए वहां पे क्या होता है कि ईच energy level splits into several energy levels.
मतलब एक एनर्जी लेवल होती है, उसको अपन क्या करते हैं, सेवरल डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंड जिसको हम कंसिडर करते हैं एज ए एनर्जी बैंड्स। तो हम यहाँ पे जो है लेवल्स का रिप्लेस करके एनर्जी बैंड, जैसे कि वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इस तरह के वर्ड को यूज करने वाले। वो आया कहाँ से था, इसके लिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है, ठीक है। जब क्रिस्टल फॉर्म होता है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल थी वो स्प्लिट होती है 2 और 3 या फिर मेनी पार्ट्स में, तो उसको अपन वहां पे एनर्जी के बैंड कंसीडर करते हैं, ठीक है। यानी एनर्जी के बैंड को अपन बोल सकते हैं कि एक लार्ज नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स है जिसकी स्पेसिंग क्लोज्ड होती है एंड उनमें वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है, उसको बोला जाएगा एनर्जी बैंड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्रिटिकल कंडीशन अबाउट सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो ये सेमीकंडक्टर्स के लिए फिर से कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, इनका बिहेवियर क्यों चेंज होता है, इसलिए हमें यहाँ पे जो एनर्जी के बैंड्स है उनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, जिसमें हम फोकस करेंगे बेसिकली 2 बैंड के ऊपर। एक वैलेंस बैंड रहेगा, दूसरा कंडक्शन बैंड रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है एनर्जी बैंड्स। अभी इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट वैलेंस बैंड। अभी वैलेंस बैंड से रिलेटेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं वन बाय वन लिख के भी देता हूँ। तो देखो एनर्जी, सॉरी, वैलेंस बैंड में क्या होता है कि जो एनर्जी फॉर्म होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उस टाइप के एनर्जी बैंड को बोला जाएगा वैलेंस बैंड, ठीक है। देखो एनर्जी बैंड फॉर्म बाय series of energy levels containing valence electrons। उसको बोला जाता है वैलेंस बैंड। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने मिला के जो भी एनर्जी लेवल्स फॉर्म की है उसको अपन कंसीडर करेंगे एज ए वैलेंस बैंड। अब ये वैलेंस बैंड में क्या होता है, देखो कि बेसिक कंडीशन होती है एट 0 केल्विन इलेक्ट्रॉन्स फील द एनर्जी लेवल्स। Electron feels the energy levels from starting from lowest one, ठीक है। जो सबसे कम एनर्जी वाला पार्ट होगा वहां से वो एनर्जी फील करते करते आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे वैलेंस बैंड में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आती है कि दिस बैंड इज ऑलवेज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ये बैंड जो है ऑलवेज इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं एंड ये जो है फील्ड बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, इसको अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी से फील हुआ हुआ भरा हुआ ये बैंड होता है जिसको अपन वैलेंस बैंड बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करेंगे वहां से एनर्जी गेन नहीं कर सकते, दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन के पर्पस में ये अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि नो फ्लो ऑफ करंट occurs due to electron in this band। इस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट वहां पे फ्लो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बॉन्ड हमें देखना है, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, दैट इज कि हाईएस्ट एनर्जी लेवल, हाईएस्ट
energy level which can be occupied by an electron in valence band at 0 केल्विन, उसको बोला जाता है फर्मी लेवल। ठीक है, आप तक के डिस्कशन का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फर्मी लेवल मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सिंपली देखो क्या है, हाईएस्ट एनर्जी लेवल है विच कैन बी ऑक्यूपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस बैंड एट 0 केल्विन, उसको बोला जाता है फर्मी लेवल। अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के बाद में नेक्स्ट बैंड आता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए कंडक्शन बैंड। तो ये कंडक्शन बैंड मतलब क्या होता है, देखो हायर एनर्जी लेवल बैंड ये वैलेंस बैंड से द हायर एनर्जी लेवल बैंड, इसको अपन बोलते हैं एज ए कंडक्शन बैंड। ठीक है, देन यहाँ पे जो है ये जो बैंड होता है नॉर्मली ये एम्प्टी बैंड होता है ऑफ मिनिमम एनर्जी, मतलब इसमें नॉर्मली जो है इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज है कि इस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एनर्जी गेन कर सकते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, एंड इस बैंड में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को अपन कंसिडर करते हैं एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है न्यूक्लियस का, और जो फ्री है एक एंड से दूसरे एंड पे मूव होने के लिए, एंड दैट्स व्हाई ये जो है करंट फ्लो करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसी सीक्वेंस का अनदर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर सिंपली एनर्जी गैप। और ये एनर्जी गैप का मतलब होता है गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फॉरबिडन एनर्जी गैप इसका मतलब होता है कंडक्शन बैंड माइनस वैलेंस बैंड, इन दोनों बैंड के एनर्जी के लेवल का डिफरेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली इस गैप के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल बिहेव करते टाइम एज ए कंडक्टर करेगा, एज ए इंसुलेटर करेगा, या फिर सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा पहले डिस्कशन हुआ है उससे रिलेटेड कि जो एनर्जी बैंड्स होते हैं, एनर्जी बैंड्स डू नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स लेकिन ये कौन से इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। सो डू नॉट contribute टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब वहां पे अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में वहां पे कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम फिर से एक बार कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर इनको डिफाइन कर सकते हैं कि कंडक्टर में होता क्या है, ये जो डेल्टा ईजी होता है ये मिनिमम हो जाता है, मतलब
बैंड गैप जो है वो बनता है मिनिमम। इसका मतलब क्या होता है कि वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे के ऊपर करते हैं ओवरलैप, और ये ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन थे वो इजीली, मतलब कोई एनर्जी गेन किए बिना थोड़ा सा भी जंप अगर करेंगे तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर कंडक्शन बैंड है तो इसमें ये ओवरलैप करने वाला ये वैलेंस बैंड एग्जिस्ट करेगा। अब अगर इतनी बैंड गैप एक दूसरे के ऊपर अगर ओवरलैप कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इजीली ये वैलेंस बैंड में जो थे पहले हमने देखा है कि ये कंप्लीटली फील्ड होता है, कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बैंड के वो एज इट इज इस कंडक्शन बैंड में एंटर कर सकते हैं। मतलब ये कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो कंडक्शन बैंड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि वहां पे जो एनर्जी गैप है नेग्लिजिबल है उसकी वजह से। एंड अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन आ गए, हमने उनको पहले बोला है कि ये जो इलेक्ट्रॉन से फ्री इलेक्ट्रॉन हम उसको बोलते हैं, जिनका काम होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन में एक एंड से दूसरे एंड पे मूव होना। ठीक है, या फिर सम केसेस में ये कंडक्टर में क्या होता है कि जो गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड वो एक ओवरलैप भी नहीं भी कर रहे, तो भी ये जो है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बिटवीन इतना लेस होता है कि उसको अपन कंसीडर ही नहीं कर पाते। और यहाँ से भी जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले हुआ करते थे, अब वो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करके वो कंडक्शन बैंड में एंटर करेंगे। मतलब कंडक्टर की केस में जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं, एबंडेंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट केस देखेंगे अबाउट इंसुलेटर्स, तो ये इंसुलेटर्स में होता क्या है कि ये जो बैंड गैप एनर्जी है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड की एनर्जी का डिफरेंस ये होती है एकदम लार्ज, जिसकी रेंज होती है 3 से लेके 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, जो नॉर्मली कोई भी लाइट या फिर थर्मल एनर्जी वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं प्रोवाइड कर पाते। इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में पहले से हुआ करते थे वो कंडक्शन बैंड तक जंप करने के लिए अनेबल होते हैं। ठीक है, ये वैलेंस बैंड यहाँ पे एंड ये कंडक्शन बैंड यहाँ पे। इसलिए ये जो वैलेंस बैंड है ये तो कंप्लीटली फील रहेगा इलेक्ट्रॉन से, लेकिन यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है जंप करके ट्रेवल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो बैंड गैप होता है वो थोड़ा सा एक्सट्रीमली हाई होता है। इसलिए इंसुलेटर के सरफेस के ऊपर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के पर्पस में कंट्रीब्यूट कर पाते। इसलिए इंसुलेटर में से कोई भी करंट नहीं फ्लो होता है। ठीक है, अब वही थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो सेमी कंडक्टर अब आएगा धीरे धीरे। देखो पहले हमने कंडक्टिविटी में भी देखा कि ये अर्धा कंडक्टर है, अर्धवट कंडक्टर है, मतलब इसका 50-50 काम है कि ये कंडक्टिविटी जो है इसकी ना कंडक्टर इतनी है ना इंसुलेटर इतनी, मतलब दोनों की इन बिटवीन होती है। एंड उसी को अपन अगर इन टर्म्स ऑफ दिस एनर्जी बैंड अगर डिफाइन करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, तो कंपेयर करेंगे तीनों केसेस से, तो ये इंसुलेटर से कम होता है लेकिन कंडक्टर से ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है एनर्जी गैप ये टिपिकली अगर देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस होता है, और वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस ये एनर्जी गैप होने की वजह से क्या होगा कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे उनका अगर थर्मल एनर्जी थोड़ी सी मिल गई तो दे कैन जंप, और वो जंप करके कंडक्शन बैंड में एंटर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन के नंबर कंडक्शन बैंड में आ रहे हैं वो इतने सफिशिएंट नहीं होते कि वो एक्चुअल करंट कंडक्ट कर पाए। इसलिए एट 0 केल्विन ये जो होते हैं बिहेव्स एज इंसुलेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर करंट कैरी करने के लिए जितने रिक्वायर्ड होते हैं उतने होते ही नहीं है, तो इनका कुछ खास वैसे यूज होता नहीं है। लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है हम इनका जो फ्लो होने वाला है चार्जेस का वो कंट्रोल कर सकते हैं बाय सर्टेन प्रोसेसेस। ठीक है, एंड वो प्रोसेस स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लेके आते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, उसमें फर्स्ट टाइप दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या होता है? नेचुरली अवेलेबल और प्योर सेमीकंडक्टर जो है उसको अपन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटीज। सेमीकंडक्टर फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी, जिसमें इम्प्यूरिटी नहीं है और इम्प्यूरिटी से फ्री है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे हो नहीं सकता। तो उसके लिए एक कंडीशन हमने कंसीडर की है कि अगर वहां पे इम्प्यूरिटी लेस देन 1 इन 10⁸, ये पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसके अगर लेस है, कम है इम्प्यूरिटी, तो उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की केस में होता क्या है कि ये प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता है, इसलिए प्रैक्टिकली ऑफ नो यूज, इसको अपन प्रैक्टिकली डायरेक्टली कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते, ये कुछ काम का होता ही नहीं है। तो हमें क्या करनी पड़ती है, इसके ऊपर करनी पड़ती है सर्टेन प्रोसेस, और जिसको अपन बोलते हैं एज ए डोपिंग। तो डोपिंग करने से वहां पे जो होता है, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टी वो होती है इम्प्रूव, और उस टाइप के सेमीकंडक्टर को अपन बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस करने से पहले हम थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को टच करने वाले हैं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ होल। अब ये होल वाली कंसेप्ट मतलब क्या है, देखो एकदम सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इसको समझो और उसी तरीके से इसको एज्यूम करना है आपको। कि हम ऊपर जो है डिस्कस कर रहे थे कि हर बार क्या होगा, एक वैलेंस बैंड होगा, उसके बाद एक कंडक्शन बैंड होगा, थर्मल एनर्जी गेन करके इलेक्ट्रॉन जंप करके निकल जाएंगे, ये बन गया वैलेंस बैंड, ये बन गया कंडक्शन बैंड। अब ये कंडक्शन बैंड तो कभी कभी इंट्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉर्मली हमें मालूम है कि वैलेंस बैंड जो है वो हर बार एवरी एटम में, एवरी मटेरियल में कंसिडर करना पड़ता है। तो ये वैलेंस बैंड में जो पहले कंप्लीटली फील्ड हुआ करता था, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, थर्मल एनर्जी गेन करके जंप करके कंडक्शन बैंड में एंटर कर रहे हैं। अब होता क्या है, देखो कि जब ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहे थे, तब ये वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रेजेंट है, तो जंप करने के बाद इनका होता क्या है, देखो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आ गया। तो ये जंप करके निकल के आने के बाद इनकी जो वैकेंट स्पेस होती है, इनकी जो वैकेंट स्पेस होती है, ये बिहेव करती है एज ए अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्ज, जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये होल मतलब वहां पे कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वहां पे अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये न्यूट्रलिटी मेंटेन करता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके निकल गया है, मतलब वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पीछे अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज डेवलप होगा, जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और एक्चुअल में हम कंसीडर करते हैं कि ये होल का जो मास है वो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन के मास से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। ठीक है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज ए होल। जैसे लाइट एंड डार्कनेस का रिलेशन होता है, अंधारा एंड प्रकाश। हमें मालूम है कि रात में अभी मॉर्निंग हो गई, सनराइज हो रहा है, ठीक है, अगर 1 घंटे पहले देखते तो रूम में क्या था, पूरा डार्कनेस था। अब ये डार्कनेस का कोई लाइट लगाते कि हम सोते टाइम लाइट लाइट का बंद करो और डार्कनेस का शुरू करो, ऐसे नहीं होता है। हम सिर्फ क्या करते हैं, लाइट को ऑफ कर देते हैं, मतलब लाइट का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल एग्जिस्टेंस है। अगर इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जैसे लाइट चली जाती है, तो वहां पे अंधेरा आता है, तो यहाँ पे क्या आता है, होल आता है। बस ये रिलेशन से आप उसको रिमेम्बर करेंगे। ठीक है। तो अब तक के डिस्कशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प करने वाले हैं, तो इस बेसिकली क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड, जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन हम अगर निकाल लेंगे, तो उसके पीछे जो वैकेंसी बचती है उसको अपन कंसीडर करते हैं एज ए होल।
Next, whole is considered as a seat of पॉजिटिव चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रॉन के सेम है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, अभी होल्स मतलब क्या है? एक्चुअल में ये वर्चुअल चार्ज है। होल्स मतलब क्या है? एक्चुअल में ये वर्चुअल चार्ज है, मतलब कंडीशन में एक्चुअल में वहां पे एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती है उसके ऊपर से हमें कंसीडर करना पड़ता है कि इफेक्टिव मास ऑफ होल इज मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, मतलब वो प्रोटॉन की तरह बिहेव करेगा, होता तो कुछ नहीं है, लेकिन कंडीशन ऐसे क्रिएट होती है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन से उसका मास ज्यादा हो, इस तरह से वो बिहेव करता है, एंड हमें वही बात कंसिडर करनी पड़ती है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। देन उसके बाद में मोबिलिटी ऑफ होल, मतलब चार्ज की मूव होने की एबिलिटी, ये जो है मोबिलिटी ऑफ होल, ये लेस होती है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसमें होता क्या है, देखो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं इन कंडक्शन बैंड, और जो होल्स होंगे वो क्या करेंगे, व्हाइल होल मूव्स इन वैलेंस बैंड इन अपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आ गए, इसका मतलब वैलेंस बैंड में वहां पे होल्स क्रिएट हो गए, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में होल्स मूव करेंगे। अब ये कैसे, देखो, अगर यहाँ पे पहले होल था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, ऐसे एक स्ट्रक्चर था, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ने जंप करके यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये होल जंप करके इधर चला गया, इसका मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है ये होल उसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। ठीक है, देन आयंस की अगर बात करेंगे फ्री चार्जेस को छोड़ के, तो फ्री आयंस या फिर आयंस फॉर्म आर एट रेस्ट। इस केस में जो आयंस फॉर्म होंगे वो क्या रहेंगे, रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर रहेगी देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर होल्स। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की कंसेप्ट अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में प्योर सेमीकंडक्टर की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो है बस टेम्परेचर बढ़ने से, मतलब थर्मल एनर्जी की वजह से फ्री चार्जेस वहां पे क्रिएट होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और वे 4 इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे के साथ शेयर करके वहां पे फॉर्म करते कोवैलेंट बॉन्ड सेमीकंडक्टर की केस में। अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, और उसमें हमें कंडीशन मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रहेंगे कंडक्शन बैंड में, तो होल्स प्रोड्यूस होंगे वैलेंस बैंड में। ठीक है, लेकिन इनके जो नंबर है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो है फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल मतलब क्या होता है हम उसको डिफाइन कर चुके हैं। फर्मी एनर्जी लेवल lies at the center of conduction band and valence band। देखो इस स्टेटमेंट में से एज इट इज क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, इसलिए वन बाय वन इस स्टेटमेंट में आपको लिख के दे रहा हूं, तो इनको भी आप लिख लिख के लर्न करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
जो पहुंचने वाले हैं कंडक्शन बैंड में, रीचिंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये कैलकुलेट करने के लिए रिलेशन होता है A इंटू टी रेस टू 3/2 इंटू E रेस टू माइनस ऑफ एनर्जी गैप Eg डिवाइडेड बाय 2k इंटू टी। इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करने के लिए कभी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, कि जो टोटल करंट इंड्यूस्ड होगा वो होगा एक तो ड्यू टू मूविंग चार्जेस दैट इज मूविंग इलेक्ट्रॉन, एंड दूसरा होगा ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। इसलिए इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नेट करंट जो फ्लो हो रहा है इट इज ऑलवेज इक्वल टू होता है सम ऑफ आई ई। आई ई का मतलब होगा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, एंड आई एच का मतलब होगा करंट ड्यू टू होल। अब यहाँ पे एक सिंपल बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो एक्सप्लेन करता हूँ, लिख के नहीं दे रहा हूँ, कि देखो होगा क्या कि ये जब फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसेप्ट है ये होती है कंडक्शन बैंड में, इसलिए यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होने वाला है उसमें जो इलेक्ट्रॉन की मोशन कंसीडर की जाएगी वो कंसीडरेबल है कंडक्शन बैंड में। लेकिन ये होल्स कहाँ पे होंगे कि जिस वैलेंस बैंड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन जंप करके वैलेंस बैंड में कंडक्शन बैंड में आ चुके थे, इसका मतलब वे होल्स जो है वैलेंस बैंड में मूव करेंगे, इसलिए दोनों करंट की हम सम कर सकते हैं। अगर कंडक्शन बैंड की होल एंड कंडक्शन बैंड की इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते तो वन एट द सेम आता, लेकिन वो प्रैक्टिकल केस नहीं होती है, इसलिए हमें ये दोनों करंट की सम करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको सेमीकंडक्टर में से फ्लो होने वाले करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वही अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला E इज इक्वल्स टू V/L हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो है हमें मालूम है कि जो टोटल करंट नेट करंट फ्लो होता है इट इज गिवन बाय करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स प्लस करंट ड्यू टू होल्स। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड नंबर ऑफ फ्री चार्जेस हम डिफाइन कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो होता है NE इंटू स्मॉल e इंटू A इंटू VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो वही अगर अपन होल्स के लिए देखेंगे तो ये बनेगा NH इंटू E इंटू A इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर H। तो ये वैल्यूज अगर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो बेसिकली हमें कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूले मिलते हैं जो कि थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ऊपर के तीन फॉर्मूले कंबाइन करके, ठीक है। कंडक्टिविटी ड्यू टू अगर इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये बनेगा E इन ब्रैकेट NE इंटू म्यू E, वेयर म्यू का मतलब मोबिलिटी है, प्लस NH इंटू म्यू इंटू H, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी एंड इन टर्म्स ऑफ फ्री चार्जेस, ठीक है। E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH मतलब नंबर ऑफ होल्स जो ऑलवेज सेम होते हैं। अगर ये सेम है तो हम उनको भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू NI इन ब्रैकेट मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल्स। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दोनों भी, ठीक है। कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। अब और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लेते हैं, पढ़ चुके हैं, कि इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स कंडक्टिविटी increases with increase in temperature, whereas कंडक्टर में उल्टा होता है कि अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ता है यानी रेजिस्टिविटी बढ़ती है और कंडक्टिविटी कम होती है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वही एज इट इज क्वेश्चन था लास्ट ईयर की नीट के एग्जाम में, कि ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसमें टेम्परेचर के बढ़ने से
जो है रेजिस्टिविटी कम होती है या फिर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए थ्योरेटिकल जो पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं सेमीकंडक्टर में, उनको आपको लर्न करना पड़ेगा, वही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले न्यूमेरिकल ज्यादा होते नहीं है, सिंपली ट्रांजिस्टर में एंड थोड़ा सा लॉजिक गेट्स में देखना है, बाकी सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स ही आने वाले हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक के बाद में हम आएंगे जो प्रैक्टिकली सच भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब क्या हो रहा है, देखो कि एक्सटर्नली अपन कुछ तो वहां पे ऐड कर रहे हैं, तो इनको अपन बोलते हैं एज ए डोप्ड सेमीकंडक्टर। जिनकी डोपिंग की गई है वो सेमीकंडक्टर मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे जो डोपिंग होता है, डोपिंग इसका मतलब होता है प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ impurity इनटू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ऐड करने की जो भी प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं एज ए डोपिंग। अब ये जो इम्प्यूरिटी है हम ऐड करते हैं, उसका रीजन ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर फ्री चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनके नंबर एक्सट्रीमली लो होते हैं, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का प्रैक्टिकली कहीं पे भी कुछ भी यूज नहीं होता है, एप्लीकेशन नहीं होता है। तो वहां पे इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ऐड करते टाइम अपन करते हैं दो टाइप की इम्प्योरिटी। एक आती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। अब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मतलब जैसे कि फॉस्फोरस है, या फिर आर्सेनिक है, या फिर एंटीमनी है, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल्स याद करना है आपको। फॉस्फोरस है, आर्सेनिक या फिर एंटीमनी है, इनमें से कोई मटेरियल अगर ऐड कर दिया तो वहां पे जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है उसको अपन बोलते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट इम्प्योरिटी आती है, दैट इज ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अभी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड हो रही है, मतलब कौन ऐड हो रहा है, एक तो इंडियम ऐड हो रहा है, या फिर बोरॉन ऐड हो रहा है, या फिर मोस्ट कॉमन एल्यूमिनियम ऐड हो रहा है। तो ये अगर ऐड करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव टाइप यानी पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। सर आवाज नहीं येते. सर आवाज नाही येते. आवाज नहीं येते? आता येतोय. येतोय सर. येतोय की नाही येते? येतोय आता. आणि कधी येत नव्हता मग? ते एन टाइप सेमीकंडक्टर लिहिलं तेव्हा. किती वेळापासून? मी आत्ताच 1-2 सेकंड. म्हटलं 1-2 तास. नाही. स्क्रीन दिसते की सगळ्यांना? हो सर. क्लियर आता ऑडियो वीडियो? येस सर. ओके, सो एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो होता क्या एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में कि बेसिकली पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी अपन ऐड कर रहे हैं। अगर अपन पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो कंडीशन क्या थी कि जो सेमीकंडक्टर है, मतलब सिलिकॉन था,
उसको कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट 4 इलेक्ट्रॉन की थी। तो अगर हमने वहां पे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को ऐड कर दिया तो ये इम्प्यूरिटी का जो बचा हुआ 5वां इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन जाता है, फ्री बन जाता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहते, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए पहले से अवेलेबल होता है। उसके साथ क्या होता है, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और वो भी इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के पर्पस के लिए अवेलेबल होते हैं। यानी कि इस टाइप की जो इम्प्योरिटी है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के माइंडसेट से आती है, मतलब डोनेट कर सकती है। तो इस टाइप की इम्प्योरिटी को ऐसे भी बोला जाता है एज ए डोनर इम्प्योरिटी। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, इसकी वजह से क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है, फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे अगर हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो बढ़ेगा। एंड नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ गया, इसका मतलब क्या होगा, इट विल बिहेव लाइक ए नेगेटिव टाइप, यानी एन टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर। ठीक है। और इस तरह से अगर हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं विच इज पेंटावैलेंट, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो है इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पे होल्स नहीं है, होल्स भी है, लेकिन उसको अपन बोलेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो रहेंगे होल्स। तो इस पर्टिकुलर टाइप के यानी एन टाइप के सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन पर्पस इज मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर, सॉरी, नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन पर्पस। यानी यहाँ पे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू होल्स के करंट के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है सिग्मा, तो इट विल बी एन ई म्यू ई इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा है तो उसी की वजह से की जो कंडक्टिविटी होगी हम उसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, वेयर म्यू इज द मोबिलिटी। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे होता क्या है, यानी इंटू एन एच इज इक्वल्स टू होता है एन आई का स्क्वायर। अब यहाँ पे एन का मतलब नंबर ऑफ होल्स, एन एच का मतलब नंबर ऑफ, सॉरी, एन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन एच का मतलब नंबर ऑफ होल्स। एंड ये जो एन आई होता है इसको बोला जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, या फिर सिंपली इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज। इस वर्ड को थोड़ा सा याद करो, अगर ये दिया है या फिर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वैसे तो क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन है रिलेशन इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए अपन ये रिलेशन यूज करके सिंप्लीफाई करने वाले। ठीक है। लेकिन ये कोई भी टाइप का, पी टाइप का हो या फिर एन टाइप का हो, दोनों भी टाइप के सेमीकंडक्टर में जो नेट चार्ज होता है ये ऑलवेज 0 होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री होने वाले हैं उतने होल्स वहां पे प्रोड्यूस होंगे। बट कंडीशन ये है कि कंडक्शन बैंड में किसके नंबर ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग अपन इसकी पोलैरिटी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, पूरा पार्ट अगर सेम रिपीट करेंगे फॉर पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो अब कंपेयर करके हमें मालूम है कि यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम ऐड कर रहे हैं ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। अब इम्प्यूरिटी अगर ट्राइवेलेंट है, इसका मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है 3 इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करने के लिए आता है, इसलिए इस टाइप के इम्प्यूरिटी को एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी भी अपन बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए, इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो गए मतलब होल्स के नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ गए। यानी इस टाइप के सेमीकंडक्टर में जो होगा होल्स के नंबर ज्यादा होंगे और वही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स में कौन रहेगा, होल्स। वहां पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स में कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स। देन नंबर ऑफ होल्स अब मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, यानी करंट ड्यू टू होल्स ये मच ग्रेटर देन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये रिलेशन बनेगा। ठीक है, मतलब पहले का ही बस पोलैरिटी रिवर्स हो गई। फिर से यहाँ पे कंडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करनी है तो इट इज गिवन बाय एन एच म्यू एच इंटू ई। उसके बाद में ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली रहेगा। ठीक है। तो इस तरह से ये एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एक दूसरे से वेरी करते हैं।
अब यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जो अपन पहले भी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, जिसको बोला जाता है एज ए मास एक्शन लॉ। मतलब ये इम्प्योरिटी ऐड करने से कितनी मास ट्रांसफर होगी एंड उससे वजह से क्या चार्जेस की पोलैरिटी प्रोड्यूस होगी, दैट इज Ni का स्क्वायर इक्वल्स टू Ne इंटू NH। ये एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इसके बारे में पहले भी अपन देख चुके हैं। Ne का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, NH का मतलब नंबर ऑफ होल्स, एंड यहाँ पे Ni मतलब इंट्रिंसिक चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर का, दैट इज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब आगे जाके यहाँ पे एक्चुअल टॉपिक का जो है डिस्कशन शुरू होगा। ये सारी बातें बस इंट्रोडक्शन की थी, जिसमें हम फर्स्ट डिवाइस लेके आ रहे हैं या फिर डिवाइस बनाने की फर्स्ट कंडीशन लेके आ रहे हैं, जिसको बोला जाता है एज ए डायोड्स। हमें सिर्फ टॉपिक में अब बचे हैं डायोड्स एंड ट्रायोड्स, एंड उसके बाद में लॉजिक गेट्स। इतने पॉइंट्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे लेके आते हैं पहले डायोड, जिसको बोला जाता है पी एन जंक्शन डायोड। अब डाई का मतलब टू, ओड का मतलब टर्मिनल्स। ऐसा डिवाइस जिसमें क्या होंगे, दो टर्मिनल्स होंगे। अब दो टर्मिनल्स आएंगे कहाँ से, एकदम सिंपल है। देखो हम करेंगे क्या कि बेसिकली इस तरह से एक साइड पे सिलिकॉन के आधे पोर्शन पे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी एंड दूसरे पोर्शन पे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी अगर अपन वहां पे डोप कर देंगे, तो एक साइड में क्या होगा, होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे होल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। और जो दूसरी रीजन है वहां पे इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये बिहेव करेगा एज ए एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर एंड ये बिहेव करेगा एज ए पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं वो फॉर्म होगा जंक्शन। मतलब पी एंड एन जहाँ पे मिलते हैं उसी को अपन बोलते हैं एज ए पी एंड एन का जंक्शन। तो इनका जंक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो डिवाइस प्रोड्यूस होता है उसको अपन बस डायोड बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहला एंड ये दूसरा एंड, ये पहला टर्मिनल ये दूसरा टर्मिनल, इसलिए यहाँ पे दो टर्मिनल्स हो गए एंड दो टर्मिनल्स वाला डिवाइस है, इसलिए डायोड। दो टर्मिनल कौन से है, एक पी वाला एक दूसरा एन वाला, दोनों जहाँ पे मिलते हैं जंक्शन फॉर्म करते हैं। सिंबॉलिकली ये पीएन जंक्शन डायोड जो है हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो जब ये पीएन जंक्शन डायोड अपन बनाते हैं तो एकदम सिंपल सी प्रोसेस होती है कि सिंपल सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम लेंगे, आधे पोर्शन पे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, रिमेनिंग आधे पोर्शन पे पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड कर देंगे, तो वहां पे ये पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। लेकिन इसके फॉर्म होने के प्रोसेस में होता क्या है, देखो कि एक्चुअल में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये पी टाइप ऑफ मटेरियल एंड यहाँ पे हमने एन टाइप ऑफ मटेरियल ऐड कर दिया है, और बेसिकली ये दो जंक्शन एज इट इज है। ये जंक्शन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये बीच में जो मैंने स्पेस छोड़ा है, यहाँ पे होता क्या है, देखो कि बेसिकली अगर ये पी टाइप था ये एन टाइप था, तो हमें मालूम है कि यहाँ पे पी टाइप पे मतलब सारे होल्स ही रहने वाले हैं, ये एन टाइप पे मतलब यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन्स ही रहने वाले हैं। लेकिन ये जो डॉटेड जंक्शन मैंने शो किया है, इसके इस रीजन में एंड इस रीजन में होता क्या है कि एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे होल्स चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसलिए डैश दे देता हूं अंदर। लेकिन होता क्या है कि ये जो एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, थर्मल एनर्जी गेन करते हैं, एंड बाय वर्चू ऑफ थर्मल एनर्जी वो इस जंक्शन को क्रॉस करके इस होल के साथ कंबाइन होते हैं। मतलब यहाँ पे पहले होल होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके उनके साथ कंबाइन हो जाते हैं। यानी कि अब मुझे इस साइड पे जो पहले होल्स हुआ करते थे उनको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, लेकिन इस साइड से इलेक्ट्रॉन चले गए थे, मतलब ये तो होल्स बन गए। तो इस तरह से क्या होता है, चार्जेस डिफ्यूज होते हैं। कहां से कहां तक, फ्रॉम एन टू पी, कहां पे, अक्रॉस जंक्शन, ठीक है। हर बार सेमीकंडक्टर अपन जब बनाते हैं तब ये प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो जहां पे ये डिफ्यूज चार्जेस प्रेजेंट है वहां पे अगर मैं ऐसे एक पर्टिकुलर विड्थ को अगर कंसीडर करूं, एक लेयर को अगर कंसीडर करूं, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर होती है इस लेयर को बोला जाता है एज ए डिप्लेशन लेयर।
अब डिप्लेशन लेयर मतलब क्या होगा, देखो यहाँ से इन दोनों को अगर कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिप्लेशन लेयर मतलब ऐसी लेयर है या फिर विड्थ है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम यन रीजन डिफ्यूज होके होल्स की रीजन में एंटर कर चुके हैं। तो वहां पे जो होती है, ये जो विड्थ है डिप्लेशन लेयर की, ये होती है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁶ मीटर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू डोपिंग ये चेंज होती है, बट इन जनरल समथिंग इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर इतनी विड्थ यहाँ पे रहती है, ठीक है। और वहां पे अगर अपन डोपिंग बढ़ाएंगे, इफ डोपिंग इंक्रीजेस, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी के नंबर अगर बढ़ाएंगे तो वहां पे जो विड्थ है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि चार्जेस ज्यादा वहां पे डिफ्यूज हो जाएंगे तो ये डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर के बढ़ाने से ये जो विड्थ है फिर से कम होती है, यानी इट डिक्रीजेस, सो ये डिक्रीज हो जाएगी। अब सेम पार्ट से रिलेटेड नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सेम कंडीशन हो गई थी, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जंक्शन के इस साइड में ये इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे बैठ गए, लेकिन अब इनके पास की थर्मल एनर्जी ना खत्म हो जाती है या फिर कम होती है, जिससे वो और ज्यादा इधर जंप नहीं कर सकते। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की वजह से क्या करते हैं कि ये जो रिमेनिंग और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे थे, जो जंप करके इधर आने का ट्राई कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन उनको रिपेल करते हैं और उनकी मोशन को मतलब वो अपोज करते हैं। एंड ये अपोज मतलब वहां पे वो बैरियर पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। बैरियर मतलब अड़ोनुक, है ना, जो रेस्ट्रिक्ट करेंगे, अड़ो ना रहे, ठीक है। तो उस टाइप का पोटेंशियल यहाँ पे डेवलप होता है, इसको बोला जाता है बैरियर पोटेंशियल, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि फर्दर चार्जेस जो डिफ्यूज होने वाले हैं उनके मोशन को अपोज करना। और ये जो है 0.3 वोल्ट होता है अगर बात जर्मेनियम की करेंगे, एंड 0.7 वोल्ट होता है अगर बात सिलिकॉन की करेंगे। तो ये नंबर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, 0.3 फॉर जर्मेनियम, 0.7 फॉर सिलिकॉन। तो यानी कि हमें मालूम है कि इस डायोड के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी है तो हम करेंगे V/D। अगर यहाँ पे बात सिलिकॉन की चल रही है तो हम V को लेंगे 0.7, D की रेंज थी 10⁻⁻⁶, यानी यहाँ पे 7 इंटू 10⁻5 वोल्ट पर मीटर। इस रेंज में टिपिकली अगर सिलिकॉन डायोड वहां पे अपन कंसीडर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस्ड होती है, ठीक है। तो ये था एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर अबाउट पीएन जंक्शन डायोड। अब ये पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड अब इसको सर्किट में यूज करेंगे, तो सर्किट में अप्लाई करते टाइम जो कंडीशन होती है उसको बोला जाता है बाइसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। बायस करना मतलब कनेक्ट करना इन द सर्किट, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें दो टाइप की बायसिंग अपन यहाँ पे अप्लाई करते हैं। पहली होती है दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग। अब फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा कि जो पीएन जंक्शन डायोड था उसमें पी टाइप ऑफ मटेरियल अगर पॉजिटिव टर्मिनल को, एन टाइप ऑफ मटेरियल अगर नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो उस टाइप के कॉम्बिनेशन को या फिर बायसिंग को बोला जाता है एज ए फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, देखो कि बेसिकली फिर से यहाँ पे हमने P एंड यहाँ पे हमने ये N, इक्वल पोर्शन होता है। आपको थोड़ा सा ऐसे लग सकता है कि इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वली बना देते हैं। तो यहाँ पे ये डिप्लेशन लेयर आएगी, यहाँ पे ये होल्स है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है। पॉजिटिव इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस दिया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होती इसलिए माइनस दिया। एंड यहाँ पे हमें मालूम है कि डिफ्यूजन की वजह से इस साइड में जो है ये इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं,
एंड इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए अपोजिट पोलैरिटी के होल्स यहाँ पे हमें दिखने वाले हैं, ठीक है। तो इनको अगर कंबाइन करते टाइम ये पी टाइप कनेक्टेड टू द पॉजिटिव है एंड एन टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव, इस तरह की कंडीशन अगर हमने वहां पे मेंटेन कर ली, तो वहां पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, एंड वो क्या करते हैं, इस जंक्शन को क्रॉस करके होल के साथ कंबाइन होते हैं एंड यहाँ पे घूम फिर के ये पॉजिटिव टर्मिनल पे आते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये होल्स क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। इस तरह से ये फॉरवर्ड बायस डायोड में अगर अप्लाइड वोल्टेज ये ग्रेटर देन बैरियर वोल्टेज या फिर बैरियर पोटेंशियल है, तो वहां पे करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस जो है ये वर्क करता है एज ए कंडक्टर या फिर वर्क करता है एज ए ऑन स्विच। इसको अगर अपन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो होता क्या है कि जैसे जैसे अपन यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट में क्या वेरिएशन होगा वो अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन हमें मालूम है कि इन केस ऑफ जर्मेनियम ये 0.3 वोल्ट इसका बैरियर पोटेंशियल होता है। तो इससे ज्यादा का पोटेंशियल अगर हमने अप्लाई किया तो वहां पे सडनली इंक्रीजिंग करंट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब सिर्फ बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने तक का ही पोटेंशियल हमें यहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे जो फॉरवर्ड बायसिंग होती है, इस फॉरवर्ड बायसिंग में जो विड्थ है ऑफ डीएल, डीएल मतलब डिप्लेशन लेयर, वो होती है कम, डिक्रीजेस, तभी तो करंट फ्लो होगा। उसके बाद में फॉरवर्ड बायसिंग जो भी कंडीशन होती है वहां पे करंट फ्लो होता है और ये वर्क करता है एज ए क्या कंडक्टर। तो इस केस में जो डिफ्यूजन करंट होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ये होता है ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। और इस केस में अगर हमें फॉरवर्ड बायस्ड करंट कैलकुलेट करना है तो आई बनेगा आई नॉट इंटू ई रेस टू क्यू वी अपॉन के टी। फिर से ये न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे आपको, बस अगर प्रोपोर्शनलिटी के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसा कुछ रिलेशन दिया है तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट का मतलब होगा सैचुरेशन करंट, वी का मतलब अप्लाइड वोल्टेज, टी का मतलब टेम्परेचर, के का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये हो गई आपकी फॉरवर्ड बायसिंग। अब ये फॉरवर्ड बायसिंग के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं एज ए रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि ऊपर का ही पीएन जंक्शन डायोड होगा, लेकिन उसमें जो है पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल एंड एन टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल होगा। एंड इस तरह की कनेक्शन को प्रोवाइड करने से अगर आप ध्यान से देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड को, तो ये पी है ये एन है। अब ये पी कनेक्टेड टू नेगेटिव है एंड एन कनेक्टेड टू पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे एक्चुअल में कि इस साइड में एन रीजन में कौन है, सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे होने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करने का छोड़ के इस साइड से मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड ट्रेवल करते हैं। सेम केस विल हैपन विद होल्स आल्सो, यहाँ पे जो होल्स है वो भी नेगेटिव टर्मिनल के अक्रॉस यहाँ पे ट्रेवल करेंगे। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करके यहाँ पे आने के लिए रेडी नहीं रहेगा, मतलब यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा जो कंसिडरेबल करंट होगा। एक्चुअल में करंट फ्लो होता है लेकिन उसको अपन बोलते हैं कि करंट ओनली ड्यू टू थर्मल एजिटेशन होता है एंड जिसकी रेंज होती है माइक्रो एम्पियर में, मतलब उसको अपन डिटेक्ट भी नहीं कर पाते, ठीक है। सर आवाज नहीं येते. परत आता आता येतोय. आता येतोय, पहिले येत नव्हता. काय तुमचं एक कळत नाही मला.
आता स्क्रीन पण क्लियर आहे ना, आवाज पण ऑडियो वीडियो बहुत क्लियर आता, स्क्रीन पण क्लियर आहे. हो सर. ओके, तो ये रिवर्स बायस अगर है तो वहां पे जो विड्थ होती है वो इंक्रीज होती है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है रिवर्स बायसिंग में वो इन द रेंज ऑफ 10⁵ ओहम होता है. वेयर एज ये जो फॉरवर्ड बायसिंग थी तो वहां पे जो रेजिस्टेंस होता है ये एकदम कम, यानी 10 ओहम टू 25 ओहम इस रेंज में होता है. तो यहाँ से आप कंपेयर करके इमेजिन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक कंडीशन आती है जिसको अपन बोलते हैं ब्रेकडाउन. तो जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक कोई भी कंसिडरेबल करंट यहाँ से फ्लो नहीं होता है. लेकिन हमें मालूम, पहले बोला था मैंने और मालूम है कि थर्मल एजिटेशन की वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है. अब मैं इस क्वाड्रेंट में क्यों शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने वाला है एंड पोटेंशियल भी हमने रिवर्स बायसिंग में अप्लाई किया है. ठीक है, तो यहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल करंट पहले फ्लो होता है, लेकिन एक कंडीशन आती है जिसको अपन ब्रेकडाउन बोल रहे हैं, उसके बाद ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होता है. ठीक है, तो ये केस होती है फॉर रिवर्स बायस करंट. तो रिवर्स बायसिंग में अगर आपको सेम करंट का रिलेशन चाहिए तो यहाँ पे बस हमें क्या करना पड़ता है, ये आई नॉट ब्रैकेट में ई रेज टू क्यू वी अपॉन के टी -1. ठीक है, बस ये करेक्शन करके मतलब वहां पे ये -1 की वहां पे एडिशन करनी पड़ती है. तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस सॉरी फॉरवर्ड बायस डायोड एंड रिवर्स बायस डायोड जो है उसके बारे में यहाँ पे कंपेयर हमने किया, तो उसमें हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर फॉरवर्ड बायसिंग है और वो अगर आपको बोला है कि आइडियल है पीएन जंक्शन डायोड, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 होगा, यानी सर्किट को अपन शॉर्ट करने के बाद जो कंडीशन होती है वो मेंटेन होगी. लेकिन आपको अगर बोला है कि पीएन जंक्शन डायोड है, उसको रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया है और वो आपको बोला है कि फिर से आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है, तो वहां पे रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, मतलब इट विल वर्क एज ए क्या ओपन सर्किट या फिर ओपन स्विच. एंड यहाँ पे अगर हमें कोई भी कंडीशन पे रेजिस्टेंस अगर कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पे V बाय आई ओम्स लॉ अप्लाई करके जो है रेजिस्टेंस ऑलवेज कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, अब बात चल रही थी ब्रेकडाउन की. ब्रेकडाउन मतलब क्या होता है कि सिंपल केस है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्राफिकली हमने देखा कि क्या होता है, करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है. अब ऐसे क्यों होता है, एकदम सिंपल मैकेनिज्म है. तो उसके लिए अपन दो टाइप के ब्रेकडाउन यहाँ पे पढ़ते हैं. एक होता है एवलांच ब्रेकडाउन, बीडी मतलब ब्रेकडाउन. अब ये एवलांच ब्रेकडाउन कब होता है, जब हमने सेमीकंडक्टर को लाइटली डोप किया है, ज्यादा डोपिंग लेवल नहीं रखी है, कम अगर डोपिंग लेवल है तो वहां पे एवलांच ब्रेकडाउन होता है. और इसमें होता क्या है, देखो कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स, अब माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब कौन, जैसे कि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं कि अगर कैरियर्स, अगर आपको बोला है कि पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है, अगर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है तो उसमें माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स है. तो ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो करते हैं एक्वायर काइनेटिक एनर्जी जो हमने पोटेंशियल अप्लाई की थी वहां से, और वहां पे जो है जंक्शन के आसपास वो कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट करते हैं एंड जंक्शन को क्रॉस करके करंट को फ्लो करते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था. एंड सेम केस होती है फिर जीनर ब्रेकडाउन में. तो सिर्फ जेनर ब्रेकडाउन में जो है हम सेमीकंडक्टर को या फिर पीएन जंक्शन को जब हेवीली डोप करते हैं, डोपिंग लेवल एक्सट्रीमली हाई रखते हैं, तब क्या होता है कि जो फिर से डिप्लेशन लेयर जो थी वो उसकी विड्थ बढ़ती है, वो एक्सपांड होती है एंड उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पे बढ़ती है, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्टली ब्रेक होके
इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, जो हमें एक्सपेक्टेड नहीं था, मतलब वहां पे हम कंसिडर कर दे कि ब्रेक डाउन हुआ था। तो इस तरह से ये पीएन जंक्शन डायोड, उसका फॉरवर्ड बायस डायोड, रिवर्स बायस डायोड एंड उनका ब्रेक डाउन ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, यानी पीएन जंक्शन डायोड बना के हम वेरियस डिवाइसेस यहाँ पे बनाते हैं, जिसमें फर्स्ट वन आता है दैट इज रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब होता है डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज टू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। जो हमारे घर में हम पावर प्लांट में बना के ट्रांसफर करके लेके आते हैं, वो होता है अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। इसको कन्वर्ट करते हैं हम डीसी में एंड डायरेक्ट में। तो यहाँ पे एसी का डीसी में जो कन्वर्ट करने के लिए प्रोसेस हम यूज करते हैं, और जो डिवाइस अपन यूज करते हैं इसको बोला जाता है एज ए रेक्टिफायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली रेक्टिफायर हम यूज करने वाले हैं वो होता है दो टाइप का। एक को अपन बोलते हैं एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, एंड दूसरा रहेगा फुल वेव रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर की वर्किंग एकदम सिंप्लीफाइड होती है। देखो क्या होता है रेक्टिफायर में कि जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एसी का सोर्स लेके आएंगे, और इस एसी के सोर्स में इस तरह की यहाँ पे कॉइल होगी, और यहाँ पे जब भी करंट फ्लो होगा यहाँ से, तो उसकी वजह से ये सराउंडिंग की स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से म्यूचुअल इंडक्शन होगा, और हम उसके सामने और एक कॉइल रखेंगे जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाथ में रख देंगे एक पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, और ये कनेक्ट करेंगे टू द लोड रेजिस्टेंस, एंड इस तरह की कनेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब होगा क्या, देखो अगर यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब पल्सेटिंग साइन कर्व हमें यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, जो हमने इनपुट दिया है इस तरह का। ये एसी है जिसको अपन इनपुट बोल रहे हैं, एंड इसका जो आउटपुट हमें मिलने वाला है वो रहेगा डीसी के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, देखो अगर ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसका मतलब यहाँ पे होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तब अगर मैं इस टर्मिनल को ए कंसीडर करूंगा तो ये पॉजिटिव बनता है, एंड बी कंसीडर करूंगा वो नेगेटिव बनता है। अब अगर कनेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, एन टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू नेगेटिव है, यानी कि ये वर्क करेगा एज ए फॉरवर्ड बायस्ड, एंड अगर ये फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, यानी कि फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा इस तरह से। अब आगे क्या होगा, ये दूसरी मतलब वेव की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज होगी इन द सेंस क्या होगा, अब बी पॉजिटिव बनेगा, ए नेगेटिव बनेगा। अगर ये बी पॉजिटिव एंड ए नेगेटिव हो गया, तो अब इस प्रोसेस में होगा क्या कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें ये पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल हो गया, एंड अगर ये पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल है तो ये वर्क करेगा एज ए रिवर्स बायस, एंड रिवर्स बायस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब यहाँ पे हमें एम्प्टी साइकिल मिलेगी। उसके बाद में फिर से फॉरवर्ड बायस की तरह वर्क करेगा, हमें यहाँ पे पॉजिटिव अप साइकिल मिलेगी, फिर बाद में अगेन कोई भी यहाँ पे रिवर्स बायस वर्क करेगा तो कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब ये एज ए एम्प्टी साइकिल वर्क करेगा। यानी कि हमने यहाँ पे एसी का डीसी में कन्वर्जन तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे हमें आधा अधूरा वेव मिला है, पूरा वेव मिला नहीं है। इसलिए इस टाइप के रेक्टिफायर को हम कंसीडर करते हैं एज ए फुल वेव, सॉरी हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हो रहा था कि जब पॉजिटिव अप साइकिल आ रही है तब वो फॉरवर्ड बायस, इसलिए आउटपुट मिल रहा है। नेगेटिव अप साइकिल आ रही है तो वो रिवर्स बायस हो रहा है, तो हमें कोई आउटपुट ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब देयर इज ए आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हाफ वेव हियर। ठीक है, तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एवरेज आउटपुट हमें मिलता है इन वन साइकिल, एक साइकिल के कंप्लीट होने में जो एवरेज आउटपुट हमें मिलेगा वो रहेगा DC, that will be equals to I नॉट बाय पाई, एंड अगर पोटेंशियल चाहिए DC तो वो बनेगा V नॉट बाय पाई। ठीक है, एंड अगर हमें I नॉट कैलकुलेट करना है सर्किट में,
तो वहां पे कंसीडर करना पड़ेगा रेक्टिफायर रेजिस्टेंस प्लस लोड रेजिस्टेंस, फिर से ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये करंट एंड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे आरएफ का मतलब होगा फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, यानी जो पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस होता है वही। मैक्सिमम किसी में नेग्लिजिबल ही होता है, लेकिन उसको अपन कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद में आएगा आरएमएस। अभी आरएमएस मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। इसके बारे में हम ईएमआई में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको आई आरएमएस बोला जाएगा तो उसको अपन कैलकुलेट करते बाय आई नॉट बाय रूट टू। अगर वी आरएमएस बोला जाएगा तो वो बनेगा वी नॉट बाय रूट टू। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट आता है जिसको बोला जाता है रिपल फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके ऊपर डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ये रिपल फैक्टर मतलब क्या होता है, ये होता है रेशियो ऑफ इनपुट करंट टू द आउटपुट करंट। इनपुट एसी था, आउटपुट डीसी है, इसलिए करंट एसी के फॉर्म में अपन करंट डीसी के फॉर्म में, एंड ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, जो होता है 1.21। और यहाँ पे आपको याद रखना है लोअर द आरएफ रिपल फैक्टर बेटर द रेक्टिफायर। जितना ये कम होगा उतना रेक्टिफायर अच्छा रहेगा, ये कंसिडरेशन होता है। ठीक है, देन हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एफिशिएंसी होती है वो होती है इन द रेंज ऑफ 40.6%, अगर लोड रेजिस्टेंस मच ग्रेटर देन फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है तो। और ये होती है इक्वल टू 20.3% अगर लोड रेजिस्टेंस एंड फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस अगर इक्वल है तो। उसके बाद में हमें और एक कांस्टेंट यहाँ पे लगता है, दैट इज फॉर्म फैक्टर। अभी फॉर्म फैक्टर होता है रेशियो ऑफ आई आर एम एस टू आई डी सी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू होता है पाई बाय 2, यानी 1.57। ठीक है, तो रिपल फैक्टर, एफिशिएंसी एंड फॉर्म फैक्टर, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो रिपल फ्रीक्वेंसी होती है that is omega for half wave rectifier, ये सेम होती है as that of AC, जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है उसके इक्वल होती है ये रिपल फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अब उसी तरह से हम सेम मैकेनिज्म का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट विल बी फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एक मिनट। फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, हमें मालूम है कि जो पहले हाफ वेव मिलता था अब वो फुल वेव मिलेगा, मैकेनिज्म सेम ही रहेगा। फिर से अपन एसी इनपुट देंगे, कॉइल होगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। बस यहाँ पे हमें एक चेंज करना है, और वो चेंज ऐसा है कि हम यहाँ पे एक की जगह पे दो दो पीएन जंक्शन डायोड यूज करेंगे। ये बनेगा D1, ये बनेगा D2। एंड बेसिकली ये D2 का जो आउटपुट है वो हम D1 के आउटपुट से ही कनेक्ट करेंगे, एंड फिर ये दोनों का जो आउटपुट है वो लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट होगा, एंड जिसका अदर एंड है वो कनेक्टेड होगा C को। C का मतलब होता है सेंटर टैप की, और ये सेंटर टैप की खासियत होती है, स्पेशलिटी होती है, ये D1 एंड D2 का कोई भी टर्मिनल हो, ये C ऑलवेज नेगेटिव टर्मिनल को ही होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो फिर से अपन AC दे रहे हैं तो उसको अपन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो पल्सेटिंग साइन कर्व इस तरह का हमें मिलेगा, ये बनेगा AC, एंड उसका जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पे मिलेगा इस वेव के अलोंग। अब बेसिक कंडीशन क्या है, देखो एक मिनट,
ये आ गया आपका डीसी, ये हो गया आपका एसी। अब यहाँ पे अगर देखेंगे डायग्राम में, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, यानी ये हाफ साइकिल आ रही है, तब क्या होगा, यहाँ पे जो हम ए पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे जो बी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो ये ए बन जाएगा पॉजिटिव, बी बन जाएगा निगेटिव। अब ए जब पॉजिटिव होगा तब D1 की हालत देखो कि ये जो पी टाइप ऑफ मटेरियल है, इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो एन टाइप ऑफ मटेरियल है, इट इज कनेक्टेड टू दिस सी सेंटर टैप की, और मैंने बोला कि सेंटर टैप की ऑलवेज निगेटिव पे होती है, यानी D1 वर्क करेगा एज ए फॉरवर्ड बायस डायोड। वहीं पे D2 को अगर देखेंगे तो पी टाइप निगेटिव है, मतलब ये बना रिवर्स बायस डायोड, यानी हमें इस D1 में से आउटपुट मिलेगा, D2 में से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन D1 में से आउटपुट मिलेगा, जो मैं ग्राफिकली अगर यहाँ पे शो करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये पॉजिटिव ऑफ साइकिल मिल गई। अब आते हैं निगेटिव ऑफ साइकिल के ऊपर, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये पोलैरिटी चेंज होने के बाद क्या हो रहा है कि ये जो D1 था उसका पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल है, जो D2 है उसका पी टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव है, यानी अब D1 रिवर्स बना, लेकिन D2 तो फॉरवर्ड ही है। इसका मतलब अभी ऊपर से आउटपुट नहीं मिलेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमें फिर से यहाँ से आउटपुट मिलने वाला है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि देयर इज आउटपुट फॉर पॉजिटिव ऑफ साइकिल एज वेल एज नेगेटिव ऑफ साइकिल विद द हेल्प ऑफ दिस अरेंजमेंट। और इस टाइप के रेक्टिफायर को अपन बोलते हैं फुल वेव। अब फुल वेव क्यों बोला होगा, आपको समझ में आया होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा वेव हमें आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। तो इस फुल वेव रेक्टिफायर को जो है, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, इस फुल वेव रेक्टिफायर को सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर ऐसे भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटर पे टैप रखी है वो इम्पोर्टेंट है, उसकी वजह से ये फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग जो डायोड की है वो पॉसिबल होती है। मतलब वही कंडीशन है, फिर से एसी का डीसी में कन्वर्जन हुआ, लेकिन हमें आउटपुट जो है दोनों भी साइकिल के केस में मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से वही पुराने सारे पॉइंट्स आएंगे कि जो इस प्रोसेस में हमें एवरेज आउटपुट मिलता है वो रहेगा V एवरेज इज इक्वल्स टू 2V0 बाय पाई, एंड करंट रहेगा 2I0 बाय पाई। उसके बाद RMS के लिए तो वही कंडीशन, IRMS रहेगा I0 बाय √2, EIRMS रहेगा E0 बाय √2। यहाँ पे जो रिपल फैक्टर होता है RF वो रहेगा 48%, या फिर अपन उसको 0.48 भी बोल सकते हैं। देन जो रिपल फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है एज दैट ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ AC। हाफ वेव में सेम थी, यहाँ पे क्या होती है, डबल होती है। देन इसके बाद में जो एफिशिएंसी होती है वो होती है 81.2% इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो यही दो इंपॉर्टेंट रेक्टिफायर है, एक हाफ वेव दूसरा फुल वेव। लेकिन इसके साथ एक आपको इस फॉर्म में देंगे थियोरेटिकल कंफ्यूजन के लिए, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब ब्रिज की बात आ गई, मतलब व्हीटस्टोन का ही ब्रिज होगा, बस यहाँ पे हम रेजिस्टर को रिप्लेस करके यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट वही होगी। बस यहाँ पे सर्किट में हम ये टर्मिनल इस तरह से बनाएंगे। तो ये ब्रिज नेटवर्क हो गया, एंड यहाँ से हमें जो है लोड रेजिस्टेंस के लिए आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये डायोड D1, ये डायोड D2, ये डायोड D3 एंड ये डायोड D4 बन गया। तो इस तरह से ये ब्रिज नेटवर्क होता है। इसमें भी अगर अपन देखेंगे तो ये अगर AC इनपुट देंगे तो उसका हमें यहाँ पे AC आउटपुट मिलेगा। जब पॉजिटिव ऑफ साइकिल आ रही है तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे D1 एंड D3। मतलब ये वाला जो D1 है एंड ये D3 है, दे वर्क एज ए फॉरवर्ड बायस, और यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, जब ये निगेटिव ऑफ साइकिल आएगी तो भी हमें आउटपुट मिलेगा, और ये निगेटिव ऑफ साइकिल में आउटपुट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे D2 एंड D4।
एंड इट विल गोज ऑन। ठीक है, इसी तरह से ये वर्क करने वाला है। तो ये हो गया ऑल अबाउट रेक्टिफायर। उसके बाद में आते हैं रेक्टिफायर के फिल्टर सर्किट। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस सर। फिल्टर सर्किट। अभी फिल्टर सर्किट मतलब क्या होता है, देखो कि जो हमने रेक्टिफायर में एसी का डीसी में कन्वर्जन किया था, तो वहां पे पल्स है, साइन कर्व में हमने देखा है। लेकिन ये जो पल्स है ये थोड़े से यूनिडायरेक्शनल होने की वजह से ये स्टडी नहीं होते, वो वैरी होते हैं। तो इनको स्टडी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट यूज करते हैं। तो ये फिल्टर होके आएंगे तो ये यूनिफॉर्म मतलब पल्स हिटिंग के फॉर्म में हमें मिलेंगे, जिसमें हम कभी कभी कैपेसिटर का फिल्टर यूज करते हैं, या फिर कभी कभी कैपेसिटर एंड इंडक्टर यानी एलसी फिल्टर का यूज करते हैं, या फिर वहां पे कभी कभी हम सबसे बेस्ट एंड एप्लीकेबल होता है पाई फिल्टर, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी इनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे होती है, कुछ उसके डीप में नहीं जाना है, बस ये नाम याद करो, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया तो उसको अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब रेक्टिफायर के बाद में पीएन जंक्शन डायोड के और भी एप्लीकेशन पढ़ने हैं, जिसमें नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज आता है ज़ीनर डायोड। अब ज़ीनर डायोड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इट्स ए स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस जो बनाया गया है ओनली टू वर्क इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन। सिर्फ रिवर्स बायसिंग में इसने वर्क करना चाहिए, इसलिए हमने इसको बनाया है। और इसका जो सिंबल है पीएन जंक्शन डायोड का ही होता है, बस अपन उसको थोड़ा सा इस तरह से मॉडिफाई कर लेते हैं। और ये ज़ीनर डायोड जो है स्पेशली ब्रेकडाउन रीजन में ही वर्क करता है। इट वर्क्स इन ब्रेकडाउन रीजन। मतलब कि जो हमने पहले रिवर्स बायसिंग की केस देखी थी कि रिवर्स बायसिंग में होता क्या है कि जब भी अपन ये रिवर्स बायस अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पहले एक निग्लिजिबल करंट फ्लो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया ये जो करंट है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है और उसकी वैल्यू बढ़ती है अप टू मैक्सिमम। तो यहाँ पे कंडीशन अगर देखेंगे तो इस ग्राफ से हमें समझ में आएगा कि जब तक इतना पोटेंशियल वहां पे अपन अप्लाई नहीं कर रहे, मतलब जब तक ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तब तक कोई करंट में खास चेंज नहीं हो रहा है। एंड जैसे ब्रेकडाउन हो गया तो उसके बाद पोटेंशियल कांस्टेंट है, बस वहां पे खाली करंट बढ़ रहा है। इसलिए हम इस टाइप के डिवाइस को एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। मतलब कांस्टेंट वोल्टेज का सप्लाई अगर हमें रिक्वायर्ड है, जैसे कि वो सीपीयू वगैरह आता, सीपीयू नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर के साथ में आता, ठीक है, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर बोलते हैं उसको। हाँ, यूपीएस। यूपीएस, यूपीएस या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजर है, तो उसमें ये ज़ीनर डायोड के क्या होते हैं, एप्लीकेशंस होते हैं, जहाँ पे ये हमें फ्लक्चुएटिंग सप्लाई को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई में कन्वर्ट करके यूज करके देता है। ठीक है, उसी तरह से हम जो है फोटो डायोड्स भी बनाते हैं। अब फोटो डायोड मतलब अगेन इट्स ए स्पेशल पर्पस सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ये भी वर्क करेगा इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन ओनली, एंड जिसका काम होगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, अभी फोटो डायोड में क्या होता है कि इस तरह का पीएन जंक्शन डायोड है, इसके ऊपर आके लाइट इंसिडेंट होती है, तो इसका ये सिंबल बना। जब लाइट इंसिडेंट होगी डिप्लेशन लेयर पे, तो डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे लाइट की, एंड होल्स के साथ कंबाइन होंगे, एंड उसकी वजह से करंट फ्लो होगा, यानी वहां पे लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मतलब प्रैक्टिकल कोई यूज की नहीं होती है, उसकी वैल्यू कम होती है। तो इनको जो है अपन एज ए सेंसर्स यूज करते हैं। ठीक है ना, जो ऑटोमेटिक डोर्स वगैरह होता है, ऑब्जेक्ट काउंटर होता है, कि लाइट इंसिडेंट हो रही है तो करंट फ्लो होगा, लाइट इंसिडेंट अगर नहीं हो रही है तो करंट फ्लो नहीं होगा, इसी के लिए अपन उसको बस यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है दैट इज अबाउट एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब यहाँ पे उल्टा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी में। मतलब देखो मैकेनिज्म वही है कि हम सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो पीएन जंक्शन डायोड होगा उसको एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करने से होगा क्या कि जो वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा सा एनर्जी गेन करके जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने का ट्राई करेंगे।
लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में वो नहीं गए तो उनको वापस आना पड़ेगा वैलेंस बैंड में, एंड आते टाइम वो क्या करते हैं, लाइट को इमिट कर देते हैं। तो इस तरह से हम डायोड बनाते हैं जिनका काम होगा लाइट को इमिट करना। अब बेसिकली कौन सी लाइट हमें इमिट करानी है वो डिपेंड करेगा कि हम उसकी डोपिंग क्या रख रहे हैं और कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर वहां पे बना रहे हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ये लाइट इमिटिंग डायोड चेंज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज सोलर सेल। अगेन सोलर सेल का काम भी वही है कि जो भी पीएन जंक्शन डायोड होगा वो कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन बेसिकली इसका जो कन्वर्जन होगा उसका मतलब जो आउटपुट होगा वो हम प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है बेसिकली कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता है। एक्चुअल में जो है ये डायरेक्ट लाइट इंसिडेंट होने की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। और एक पॉइंट आता है इससे रिलेटेड, दैट इज वेरिएबल कैपेसिटर, जिसको अपन वैरेक्टर ऐसे भी बोलते हैं। अभी होता क्या है कि इसको अपन एज ए कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, जिसमें ये पी टाइप एंड एन टाइप ऑफ मटेरियल जो है इसके बिटवीन का जो डाइलेक्ट्रिक है, सॉरी इसके बिटवीन की जो डिप्लेशन लेयर है ये वर्क करती है एज ए डाइलेक्ट्रिक। तो हम इसको एज ए पी, इसको एन, एंड बीच में जो है डाइलेक्ट्रिक ऐसे कंसिडर करके एक कैपेसिटर की सिस्टम भी बना सकते हैं। मतलब एक्चुअल कैपेसिटर के यूज किए बिना हम वहां पे पीएन जंक्शन डायोड को ही कैपेसिटर का यूज करके मतलब उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे बेसिक कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डायोड यानी पीएन जंक्शन डायोड। अभी नेक्स्ट पार्ट बचा है टॉपिक का, दैट इज एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन ट्रायोड, मतलब ट्रांजिस्टर एंड उसके एप्लीकेशन। एंड डायोड एंड ट्रायोड पढ़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट बचता है, दैट विल बी द लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो अभी आप डायोड तक की जितनी थ्योरी हमने यहाँ पे डिस्कस की है वो प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करके शॉर्ट नोट्स है वो सेंड करेंगे, वॉइस नोट सेंड करेंगे। एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट पार्ट जो है हमें आज ही कंटिन्यू करना है, डिपेंड करता है आपका प्रिपरेशन कब तक होता है, ठीक है ना। कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपको लर्न करना है। मतलब रिमेनिंग टॉपिक के कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर का सिलेबस बहुत इजी है, लेकिन ये लगता है इजी क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले न्यूमेरिकल नहीं है। बट आप जब इसको प्रिपेयर करेंगे देन यू विल कम टू नो दैट कि थ्योरी प्रिपेयर करना लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल्स के प्रिपरेशन से। सो कितना टाइम लगेगा, अभी 7:45 हो रहा है, 8 बज रहे हैं, 10 बजे तक ठीक है। तो जैसे प्रिपरेशन हो जाता है 10 और 11 AM को हम ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट्स का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ओके। Sure. Thank you. Have a nice day.